ठीक। बहुत ही बेसिक है, कंपनी टू कंपनी वारी करेगा। देखो ये आपको नहीं होगा समझ में। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सबसे ऊपर में कौन आएगा बताओ? CHRO नहीं CEO। सबसे CEO। कंपनी है ये, सपोज करो ये कंपनी है, जी। ठीक है। अब आपको ये 50 लोगों की कंपनी है मान लो, ठीक। 20 लोगों की कंपनी है, हाँ जी। ठीक है। अभी आप इसमें बताओ कि सबसे ऊपर में कौन आएगा? कंपनी का CEO। कंपनी का मालिक आएगा ना, हाँ ठीक, ओनर। ओनर। इसको या वो कोई भी हो सकता है, एमडी बोलो या जी। सीईओ भी कभी कभी ओनर ही होते हैं, हाँ जो जी। भी है। हाँ जी। इनके नीचे में कौन कौन से लोग होंगे? अभी डायरेक्ट तो ओनर नहीं चलाएगा ना पूरी कंपनी, हाँ जी। हाँ जी। तो सीएमओ होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होगा जो मार्केटिंग देखे, सीओओ होगा, चीफ जी। ऑपरेटिंग ऑफिसर। हाँ फिर जी। क्या होगा? सीएचआरओ होगा, CHRO। ठीक है। अभी इनके नीचे में फिर लोग आएंगे, जी। इनके नीचे में आप बताओ क्या क्या और डेजिग्नेशंस हो सकते हैं? मैनेजर, डायरेक्टर हाँ, डायरेक्टर ठीक होगा, डायरेक्टर मैनेजर ही होंगे अब तो। नहीं डायरेक्टर होता है, वीपी होता है, तो ये सारा फिर डिटरमाइन होता रहेगा। अच्छा। कभी बहुत सारी कंपनी में वीपी बोल देते हैं, जी। जैसे सीएचआरओ है, उसके नीचे में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के नीचे में डायरेक्टर है, मान ले आप, जैसे आप बोल रहे हो डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर भी है। या फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा इसके नीचे, या वीपी होगा, या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जी। वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये सबसे ऊपर होते हैं ठीक ठीक। सारे सीएक्स। इस सूट को कहते हैं सीएक्सओ। सीएक्सओ है ये सारे के सारे, सीएमओ, सीओ, सीएचआरओ, जितने भी सीपीओ, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर होते हैं, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी होते हैं। ठीक ठीक। सबसे पहले तो आप ये याद करो भाई। ठीक। 1 मिनट रुको, मैं आपको बना ही देती हूँ। नहीं आप बनाओगे कि नहीं? सीपीओ और भी होते हैं, सीपीओ है, सीएमओ है, सीओ है, सीएचआरओ है। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सीएफओ, चीफ CMO। फाइनेंशियल। अच्छा। ठीक है। अब हर के नीचे सेम ही चलेगा, या तो डायरेक्टर है, या सीनियर वीपी है, या वीपी है, या मान लो इसको डायरेक्टर ही मान लो, हटाओ। अभी इसके नीचे और क्या आएगा? ये आपने 2 लिख दिया ना शायद, लास्ट में 2 CFO। ये सीपीओ है, अच्छा CPU है। प्रोडक्ट। हाँ, ठीक बहुत ठीक। सारे कंपनी में प्रोडक्ट ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक ठीक। मोस्टली यही होता है। डायरेक्टर के बाद सीनियर वीपी, सीनियर वीपी के नीचे कौन आएगा? मैनेजर। वीपी, वीपी। फिर इसके नीचे आ सकते हैं मैनेजर। मैनेजर में भी सीनियर मैनेजर आएगा, जो भी है वो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। बड़ी ठीक। कंपनी होगी जी। तो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक। बड़ी कंपनी होगी तो हो सकता है कि ये पहले सीनियर मैनेजर से पहले जी। सुपर सीनियर मैनेजर, या वीपी से पहले सीनियर वीपी से पहले फिर डायरेक्टर से पहले एक और लेवल आए, सीनियर डायरेक्टर, जी। जूनियर डायरेक्टर, सीनियर वीपी, जूनियर वीपी, वीपी, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर। तो जितनी बड़ी
कंपनी होगी उतना उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक ठीक। ये जरूरी नहीं है कि यही जी फॉलो हो हमेशा, जी जी। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, पर ये हमेशा जरूरी होगा। हो सकता है कई बार ऐसा होगा, होता है कंपनीज में कि स्टार्टअप है, 10 कंपनी है, 12 हाँ लोगों की जी। कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट एक एचआर मैनेजर हायर किया और वो डायरेक्ट ओनर को रिपोर्ट कर रहा हो। ठीक ठीक तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए। ठीक। पहला स्टेप फिर से बताओ, रिक्रूटमेंट साइकिल में पहला स्टेप क्या था? वर्क फोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग में क्या आता है? ठीक है, वर्क फोर्स प्लानिंग में प्लानिंग करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को। ठीक है, जो हमारे जो बिजनेस होते हैं ना, जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, हाँ, वो हमें देते हैं कितनी सैलरी है, कितना है, जो भी ए टू जेड सब कुछ। ये क्या लाइन होता है, ए टू जेड सब कुछ? नहीं सॉरी, देखिए कितनी सैलरी है, कितने बजट में है, कितने, ठीक है, कितने, कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी स्किल चाहिए, ठीक है, हम्म, और किस कंट्री, मतलब कंट्री से किस स्टेट का चाहिए, लैंग्वेज ये बोल सकते हो। हम्म। ठीक है, फिर आता है जेडी एनालिसिस। जेडी एनालिसिस में भी वही जेडी एनालिसिस नहीं, जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब। जॉब एनालिसिस करते हो आप, जॉब को पता लगाते हो कि ये जॉब किस तरह का जॉब रहेगा। ठीक ठीक ठीक, जॉब फिर एनालिसिस। जॉब के बेसिस पे उसको, जो आपके मैनेजर ने या जो बिजनेस ने आपको दिया है, उसके बेसिस पे आप जेडी बनाओगे। ठीक। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जेडी बनाओगे। पर जब आपने जेडी बना दिया तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे? सोर्सिंग करोगे कैंडिडेट्स का। अरे जॉब एनालिसिस के बाद हम जेडी बनाते हैं ना। जॉब एनालिसिस के बाद आप जेडी बनाते हो। जॉब एनालिसिस कहाँ से करते हो? जॉब जॉब, एनालिसिस कहाँ से होगा? जो रिक्वायरमेंट आपको मिला है जी वहां जी से जी। होगा सब। उसके बाद बताओ, सोर्सिंग करा, अभी आपको पता चल गया, आपने जेडी बना दी, हाँ जी। अभी फिर क्या करोगे? ठीक है, सोर्सिंग, जॉब पोस्टिंग, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल हायरिंग करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हायरिंग करने के बाद रिज्यूम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर जो रिज्यूम हमारे पास आते हैं। हाँ, ठीक है। फिर आपका रिज्यूम स्क्रीनिंग होगा, सही जी। बोला आपने। आगे? रिज्यूम स्क्रीनिंग होने के बाद क्या है, उन पे वर्क करते हैं, मतलब कॉल, मतलब फिर सेलेक्टिंग करते हैं उन्हें, रिज्यूम सेलेक्टिंग। रिज्यूम स्क्रीनिंग कर दिया, फिर रिज्यूम को सेलेक्ट कैसे करोगे? आप इंटरव्यू नहीं शेड्यूल करोगे? सॉरी, हाँ, इंटरव्यू शेड्यूलिंग। फिर इंटरव्यू शेड्यूल के बाद, ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। इंटरव्यू शेड्यूल के बाद उसका फीडबैक फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना मोस्टली हाँ जी। कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी। ये हाँ जी। ये वाले स्लाइड पे काम होता जाएगा, जैसे जैसे हम पूरा रिक्रूटमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे, समझ हाँ गए? जी। वरना फिर आपने बहुत खिचड़ी मचा देनी है। देखो, याद तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, जी। याद तो मैं आपको बैठा के कर नहीं हाँ पाऊंगी, जी। हाँ जी। और थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा। जी। बिना थ्योरी के आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा। जी मैम। मैं अगर इंटरव्यू लूंगी तो मैं तो नहीं लूंगी, हाँ जी। मेरी तरह से कोई भी लेगा तो नहीं लेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा जी मैम। तो आप काम जो भी कराओ वो समझ नहीं आएगा सामने वाले को। जी। समझ गए आप? जी मैम। क्योंकि बहुत जरूरी है थ्योरी को ग्रास्प करना, क्योंकि आप एचआर प्रोफेशन में हो, आप जी। कोडर नहीं हो। हाँ जी। हाँ जी। आपको बोलना आना चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाओगे आप। हाँ जी। तो आप पहले बोलना सीखो, टर्म्स यूज करो, जार्गन्स यूज करो। आपको सिखा रही हूँ मैं। जॉब एनालिसिस, वर्कफोर्स प्लानिंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी जी चाहिए। मैम। ठीक है, तो आपका काम है ये रटना, रट्टा मारना आपका काम है। नहीं रटोगे तो फिर भाई बहुत मुश्किल है। अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कल, वर्कफोर्स प्लानिंग जब अलाइनमेंट होता है हाँ जी। तो एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट होता है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में क्या करते हैं हम?
प्लानिंग करते हैं कि रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशनल नीड को। जी जैसे ऑर्गेनाइजेशनल नीड हुआ है 10 लोगों का है तो मैं 10 लोगों की हायरिंग करूंगी, हाँ ठीक जी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था की प्लानिंग मेथड, जिसमें मैंने हेड काउंट प्लानिंग के बारे में बताया, हाँ जी है ना। एट्रिशन अगर हो रहा है, मुझे पता है कि 10 बंदे जा रहे हैं अगर, तो 10 बंदे को लाने के लिए वापस कंपनी में मेरे को रिक्रूटमेंट करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, हाँ जी ठीक है। तो टैलेंट पूल मेंटेन करना पड़ेगा। फिर मैंने स्किल गैप एनालिसिस के बारे में बोला था, जिसमें ये होता है कि हम मैप करते हैं करंट कॉम्पिटेंसी वर्सेस जो मार्केट में चल रहा है, मेरे जी एम्प्लॉयज के पास स्किल सेट्स हैं कि नहीं है। जी अगर मेरे एम्प्लॉयज के पास वो स्किल सेट्स नहीं है तो या तो मैं वापस बाहर से ला सकती हूँ कोई नया कैंडिडेट, हाँ या तो मैं उन्हीं को ट्रेन दूंगी। ये दो ठीक चीजें है होती हैं। फिर मैंने सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बताया था लीडरशिप पोजीशंस हाँ के जी लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई सीएचआरओ है, राइट, तो उसकी जगह पे अगर वो रिटायर करता है, वो छोड़ के जाता है, जी तो ये हमें बैक ऑफ द माइंड में प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। 1 साल 2 साल पहले से हमें वो 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदे को ट्रेनिंग देती रहनी पड़ेगी, जी ताकि अगर वो चला जाता है, सीएचआरओ चला जाता है, हाँ जी तो उसकी जगह पे ले पाए। उसको ठीक कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। मैं आपको हिंदी में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। हाँ जी मैम मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि आप इंग्लिश में बोलो। एचआर के इंटरव्यूज बिना इंग्लिश बोले नहीं निकलते। हाँ जी अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, आप हिंदी में याद नहीं कर पा रहे, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे यार। हाँ थोड़ी सी इंग्लिश का इशू है मुझे, बट मैं उस पर भी वर्क नहीं करूँगा तो अभी। आपको हिंदी भी नहीं याद हो रही आपसे। हाँ जी हाँ जी ये इंग्लिश का इशू, मैं तो बोल भी नहीं रही कि आप इंग्लिश में बोलो मेरे को। मैं तो आपको बस इतना बोल रही हूँ कि आप कम से कम टर्म्स तो याद करो Yes, कि ma'am. हेड काउंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है। मैं आपसे पूछी वर्कफोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपको वो बताना चाहिए। वर्कफोर्स प्लानिंग का ये मतलब होता जी है। मैंने आपसे पूछा स्टेप्स बताओ मुझे, तो ये पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। मैंने आपको बचाया था, वो बना के दिखाया था वो फ्लो चार्ट में। हाँ जी मैम वो जब स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, तो हाँ जी स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपका वर्कफोर्स प्लानिंग हो गया, ये जी पहला स्टेप हो गया। हाँ जी वर्कफोर्स प्लानिंग के बाद आपने जेडी बना दिया, ये रहा वर्कफोर्स प्लानिंग, ये हाँ देखो जी पहला स्टेप है। यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, ये पहला स्टेप है, ये जी वर्कफोर्स प्लानिंग हो गया। ठीक वर्कफोर्स प्लानिंग के बाद आपने क्या करना था, वर्कफोर्स प्लानिंग के बाद हमने जॉब एनालिसिस कर ली, ठीक ये दूसरा स्टेप हो गया मेरा, जी ठीक है। उसके बाद जब जॉब एनालिसिस कंप्लीट हो गया, फिर हमने सोर्सिंग किया, ठीक ये मेरा हो गया पहला स्टेप जी सोर्सिंग का, ठीक है। फिर सोर्सिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीन स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, जी स्किल असेसमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है। ये फिर इंटरव्यूज लेंगे, है ना। जी इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू ले लिया, सब कर लिया। अब फिर क्या होगा, सिलेक्शन होगा या ऑफर लेटर, ऑफर मैनेजमेंट होगा। जी ये हमारा हो गया 5वां स्टेप, सिलेक्शन एंड ऑफर मैनेजमेंट, जी जिसमें आपको निगोशिएट करना है। उसमें अब देखो सिलेक्शन एंड ऑफर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। बहुत सारी कंपनी, अभी देखो आपने सब कुछ कर लिया, आपने सिलेक्शन कर लिया, फिट हो गया कैंडिडेट, इंटरव्यूअर ने बोल दिया हाँ बढ़िया कैंडिडेट है, इसको ले आओ। जी अब आप उससे बात करोगे कि भाई बताओ तुम्हारा नोटिस पीरियड कितना है, वो बोलेगा 2 महीने, ठीक है। हाँ जी फिर आप थोड़ा बात करोगे कि 2 महीने से 1.5 महीने हो सकता है क्या, हाँ जी 1 हाँ महीने जी हो सकता है क्या। उससे फिर आप उसकी सैलरी पूछोगे, सैलरी तो पहले ही पूछते हैं स्क्रीनिंग में। हाँ जी हाँ जी फिर आप सैलरी, वो मान जाएगा कि हाँ सैलरी इतनी रहेगी, तो उस हिसाब से फिर आप उसको ऑफर लेटर भेजोगे। ऑफर मैनेजमेंट उसी को कहते हैं, राइट। ठीक अब उसमें क्या क्या करना पड़ता है बिफोर रोलिंग द ऑफर, रेफरेंस चेक, ठीक ये याद रखना। रेफरेंस चेक क्या करते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करते हैं, जी उनको फॉर्म भेज, अलग अलग मेथड होता है जिससे हम करते हैं, ठीक है। कि भाई जो रेफरेंस चेक आपने करना है उसमें क्या क्या चीजें होती है, एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है जी रेफरेंस चेक में। उसके आप लिखते हो या फिर आप मस्त कॉफी पी रहे होते हो और फिर आप मस्त गाना सुन रहे होते हो जो मैं बोलती हूँ। नहीं मैं लिखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा हाँ, तो अभी आप लिखते जाना। हाँ, ठीक सिलेक्शन एंड ऑफर मैनेजमेंट में क्या आएगा, पहला रेफरेंस चेक आएगा। रेफरेंस चेक में आप क्या करोगे, पुराने एम्प्लॉयर्स को सबसे पहले कांटेक्ट करके पूछोगे कि ये बंदा आपके यहाँ काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था तो कितनी सैलरी थी, कैसा था,
अच्छा था कि नहीं था, कुछ उसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है, ये एक चीज है। दूसरा रेफरेंस चेक पुलिस वेरिफिकेशन भी करती हैं कंपनीज, कई कंपनीज करती हैं, कई कंपनीज नहीं करती जी हैं। ये वाला रेफरेंस चेक भी बहुत सारी कंपनीज करेंगी, बहुत सारी कंपनीज नहीं करेंगी। ये ठीक है, रेफरेंस चेक तो लास्ट वाली कंपनी से होगा ना? हाँ, लास्ट वाली कंपनी से ठीक होगा। ठीक। ठीक है, हाँ जी तो वही होता है कि पुरानी कंपनी से आप चेक करते हो कि वो बंदा काम करता था इस ऑर्गेनाइजेशन में या झूठ लेटर्स डाले हैं उसने, मोस्टली इसलिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगी कि कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ कंपनीज नहीं जी। करती। जैसे एमएनसी हमेशा करेंगी, जी वो करती ही करती हैं। उसी तरीके से कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं, छोटे मोटे कंपनीज होते हैं, वो नहीं करते हैं। जी ठीक है, वो बस ऐसे सैलरी स्लिप मंगा लिया बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, या फिर कुछ कुछ चीजें मंगा ली। ठीक है, तो वो कर लेते हैं बस। अच्छा, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हो, सैलरी नेगोशिएट करते हो। सैलरी नेगोशिएट करने के बाद फिर ऑफर लेटर प्रिपेयर करोगे और उनको रोल डाउन कर दोगे ऑफर लेटर को। ठीक है, री ऑनबोर्डिंग एक्टिविटीज फिर हो जाएगा, जैसे कि कुछ मटेरियल्स हो जैसे उनको देना हो, पेपर वर्क कंप्लीट करना हो, उनको कोई फाइल सबमिट करनी हो जिसमें। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या जी। डॉक्यूमेंट्स आप लोगे उन लोगों से? पुरानी कंपनी की सैलरी हाँ स्लिप्स, जी ठीक है, लिखते जाना ये सब क्या क्या चाहिए होता है जब आप लेते हो। तो पुरानी कंपनी की सैलरी स्लिप, आधार कार्ड लेते हो, पैन कार्ड लेते हो। ये किस चीज़ में तो उसमें ये इसको आएगा ना, ये ऑफर हाँ लेटर में, ऑफर लेटर से पहले? हाँ जी, तो वो वही तो बता रही हूँ मैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब दूसरा स्टेप होता है, देखो ना, पहला स्टेप रेफरेंस चेक हुआ, हाँ जी दूसरा स्टेप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी ये सारी चीजें देखते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये सब को चेक करने के लिए हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हाँ जी जो आप मांगते हो कैंडिडेट से। ठीक ठीक Documents which are asked from the candidates, right? ठीक So what kind of documents can they be? तो अभी कुछ कुछ होता है जैसे आधार कार्ड, जी पैन कार्ड, ये इंपॉर्टेंट जी। डॉक्यूमेंट्स ये सबसे मांगे जाते हैं। जी। और क्या मांगोगे? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस कंपनीज अपॉइंटमेंट लेटर मांगते हो, लेटर्स, रेजिग्नेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब मांगते हो आप। ठीक है, हाँ जी उसके बाद आपको क्या मांगा जाता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जी। जाता है। ठीक है, अगर बोला है बंदे ने कि मैं एमबीए हूँ, तो भाई उसके पास प्रूफ भी तो होना हाँ चाहिए, जी है ना? और क्या मांगती हैं कंपनीज? सैलरी स्लिप्स मांगती हैं। सैलरी स्लिप हो गई हाँ हाँ, लास्ट 3 मंथ्स की होती है मोस्ट। ठीक 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 है, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स मांगती हैं जी। कंपनीज। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको उनसे मांगनी पड़ेगी ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। फिर जब आपने मांग लिया तो फिर आप अपना काम आगे बढ़ाओगे। सैलरी नेगोशिएबल समझ? होगी हाँ जी, फिर आप उसको ऑफर लेटर भेजोगे। जी अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको भेज देते हैं काइंड ऑफ ये बोल के कि आप ना पहले ही मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, हाँ जी। हम आपको लेटर ऑफ इंटेंट भेज देते हैं और उसको प्रोबेशन पे डाल देते हैं। ठीक 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 है, जी और कई कई बार करते हैं क्या कि जब हमने उसको प्रोबेशन पे डाल दिया, फिर हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अपना शुरू करते हैं, चेक करना शुरू करते हैं। जी और अगर उस गलत निकलता है तो क्या करते हैं हम? अगर सपोज करो कुछ गलत निकला, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसको बोल देते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे या आपका जो वेरिफिकेशन हुआ वो हाँ। सही नहीं हुआ, तो आप रिजाइन कर दो क्योंकि प्रोबेशन पे हो। ठीक ठीक समझ गया? जी तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये करती हैं कंपनीज, एमएनसीज तो करती ही करती हैं। जी डॉक्यूमेंट समझ गए कौन कौन से मांगने होते हैं? सैलरी नेगोशिएशन पता चल गया, समझ में आ गया हाँ कि जी। किस तरीके से होता है, पे सीटीसी, बेनिफिट्स, बोनसेस, जो भी है किस तरह से नेगोशिएट होगा। जी फिर हम ऑफर लेटर प्रिपेयर करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और फिर उसको भेज देते हैं। ठीक अभी हम सैलरी नेगोशिएट करते हैं, कैसे करते हैं वो भी देखो। ये क्या ये तो रिसर्च, इसका बता दें एक बार, प्री ऑनबोर्डिंग एक्टिविटीज। प्री ऑनबोर्डिंग एक्टिविटीज में मैंने बोला कि जितने भी पुराने, जैसे प्री ऑनबोर्डिंग एक्टिविटीज में ना डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं हाँ लोग, जी या फिर हमारे साइड से अगर कोई ट्रेनिंग मेल जानी है, हाँ जी। वेलकम मेल जानी है,
हाँ जी। ठीक है, तो वो सब हम पहले भेज देते हैं उनको जी। ऑनबोर्डिंग से पहले ही। अच्छा। जैसे कुछ अगर वेलकम मेल है कि हाँ ठीक जी। है आपको फलाना फलाना दिन से ज्वाइन करना है, वेलकम टू द टीम, हाँ जी। कोई ग्रुप है ऐड कर दिया, हाँ ये जी। सब होती है प्री ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी। ठीक ठीक ठीक। तो इस तरीके की चीजों से हम क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो जी। अब जाके हमारा पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक ठीक। रिक्रूटमेंट साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। अभी जब हम ऑनबोर्डिंग करेंगे तो उसमें फिर हम बाकी सारी चीजें देते हैं, जैसे किट्स दे दिया उसको, या फिर कुछ ऑनबोर्डिंग किट में बहुत सारी चीजें देते हैं, कप्स दे दिया, टी शर्ट्स दे हाँ दिए, जी। ये सब चीजें दे दी। तो वो होता है हमारा फिर बाद में, वो ऑनबोर्डिंग में आता है। फिर उसका जब हमने बनाया उसका ईमेल आईडी बनाते हैं, उसको असाइन करते हैं वर्क प्लेस, अगर वो ऑफलाइन वर्क कर रहा है हाँ जी। तो उसका डेस्क असाइन करते हैं, उसका मैनेजर कौन है उसको इंट्रोडक्शन कराते हैं बाकी सारे लोगों से। जी। तो वो हम ऑनबोर्डिंग में पढ़ेंगे। बट प्री ऑनबोर्डिंग में सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है हाँ जी। कैंडिडेट की तरफ तो वो हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा। अगर हमारे कोई वेलकम मेल जानी है हाँ जी। तो फिर वो हम क्लियर करके दे देते हैं कि वेलकम मेल है, आप दे दो। ठीक है। आप समझते हैं? ठीक। तो इस तरीके से होता है। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि पहला स्टेप क्या हुआ, वर्कफोर्स प्लानिंग हुआ। हाँ जी। सबसे पहले तो हमको बिजनेस बोलेगी कि हमारे को 10 बंदे चाहिए। हाँ अभी जी। उस 10 बंदे को हायर करने के लिए हम पूरा प्लानिंग करेंगे कि हाँ हमें 10 बंदे 1 महीने के अंदर अंदर हायर जी। करने हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट मिल गई कि हमें मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए, हाँ जी। एमबीए होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जॉब इवैल्यूएट करके अपना जेडी बनाते हैं। जी। उस जेडी में अलग अलग चीज रखते हैं, जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ जॉब टाइटल, स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, उसके स्किल सेट क्या होंगे, ये सारे जॉब के डिस्क्रिप्शन बनते हैं। ठीक। फिर जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम पोस्टिंग करना शुरू करते हैं, सोर्सिंग करना शुरू करते हैं कि अब हमारे पास कैंडिडेट्स के पूल आए। जी। ठीक है, अभी वो सोर्सिंग दो तरीके से होती है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल के थ्रू हम कैसे पोस्टिंग करते हैं, लिंक्डइन पे कर दिया, जॉब पोर्टल्स पे कर दिया, एजेंसीज के थ्रू कर दिया, थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू कर दिया, जी। कैंपस सिलेक्शन कर लिया, ये सारा एक्सटर्नल जॉब पोस्टिंग। जी। इंटरनल में क्या होगा, पुराने एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, ठीक है, हाँ जी। और या फिर एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू कर लिया, जी। पुराने एम्प्लॉय को वापस से ही या तो रीहायरिंग करी जी। या तो जो पुराना बंदा कोई है उसको प्रमोशन दे दिया। जी। ठीक है, ये होता है इंटरनल। जी। जब हमने जॉब, अब हमारे पास रेज्यूमेस आ गए, हमारे पास लोग आ गए, अब हम करेंगे उन रेज्यूमेस का स्क्रीनिंग। ठीक। अब हम देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा बेस्ट है। जी। जो कैंडिडेट को अच्छा लग रहा है उसका हम कराएंगे इंटरव्यू शेड्यूल। जी। इंटरव्यू शेड्यूल कराने के बाद वो 1 राउंड हो, 2 राउंड हो, 3 राउंड हो, डिपेंड करेगा कि कौन से रोल के लिए, कौन से स्किल सेट के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं। जी। बहुत स्किल सेट जैसे कंसल्टेंट रोल के लिए जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें केस स्टडी दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है। अच्छा। अगर डेवलपर्स के लिए हायर करेंगे कुछ टेक्निकल टेस्ट दिए जाते हैं हाँ उनको जी। करने। फिर इंटरव्यू होता है उनका, टेक्निकल इंटरव्यू होता है। जी। ठीक है, उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया उनका, फिर जब वो सेलेक्ट हो गया तो फिर हम उनके साथ ऑफर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक। हम उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, उनका रेफरेंस चेक करेंगे, उनके साथ सैलरी नेगोशिएट करेंगे। फिर जब सैलरी नेगोशिएट हो गया, जब सब कुछ क्लियर हो गया कि वो डेट ऑफ जॉइन से करेगा, फिर हम ऑफर लेटर प्रिपेयर करेंगे और फिर हम उसको सेंड करेंगे। फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेगा ऑफर लेटर तो फिर हम अगर कुछ भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साइड से बचा हुआ है तो हम चेक कर लेंगे कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे कि नहीं। ठीक। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स उसके चाहिए होंगे, है ना। इस तरीके की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा जी। वो हम उसकी सैलरी स्लिप्स, उसकी लास्ट, अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो बैंक डिटेल्स मांगते हैं, जी। एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे कि उसने अगर एमबीए बोला है तो वो एमबीए है भी क्या है जी। नहीं है ना।
तो ये सारी चीजें जब हम पूरा कर लेंगे और फिर जब कैंडिडेट जिस दिन आएगा फिर हम उसका ऑनबोर्डिंग और इंडक्शन करेंगे। ठीक तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ठीक। का, जिसको हम लोग कहते हैं टैलेंट एक्विजिशन। ठीक ठीक ओके मैम। आपको इंटरव्यू में इसी तरह से पूछा जाएगा और आपको इसी तरीके से बोलना है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि कोई इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ जी। अगर आपने इस तरीके से बोल दिया तो गारंटी है मेरी, मेरे से 50,000 की शर्त लगा लो। नहीं मैं इसे आज तक अच्छे से याद करूँगा पक्का। वो तो मैं आपसे पता नहीं मैं कितने दिन से सुन रही हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं। आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा। हाँ जी। ये आप पढ़ लोगे ठीक है, पढ़ लो आप, कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि जब इंसान लिखता है ना हाँ तो जी, उसका हाँ जी। दिमाग काम करता है। जब वो लिखता है तो उसे लिखना होता है बैक, मतलब ये प्रेजेंटेशन से पढ़ना ये ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ लो, वरना जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे आपको चीजें याद नहीं होंगी। हाँ आपको ये अपने हाथ से लिखनी पड़ेंगी। अभी ये जो मैंने बोला आपको लिख लेना चाहिए था पूरा, मुझे नहीं पता आपने लिखा कि नहीं नहीं मैंने लिखा। काफ़ी लिख लिया, ज़्यादातर लिखा है, थोड़ा बहुत छूट भी जाता है बस। क्या छूटा? तो आप मुझे बीच में रोको तो सही कि क्या छूटा। नहीं तो आज तो मैंने लिख लिया। ठीक है, सेलेक्टिंग और फिर ठीक है सिलेक्शन एंड ऑफ मैनेजमेंट पर रेफरेंस चेक है। ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया, सैलरी निगोशिएबल, ऑफर लेटर, प्री ऑनबोर्डिंग। ठीक है, ये तो मेरे समझ में आ गया सारा। ऑनर आपने लिखा है, ऑनर होता है सीओ। ये चार्ट अच्छे से बना दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वर्क फोर्स प्लानिंग हो गई। वर्क फोर्स प्लानिंग में क्या क्या होता है, जॉब एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ वर्कफोर्स गया। प्लानिंग में जॉब एनालिसिस होता है। सॉरी, स्टेप्स बताइए मुझे फिर से। वर्क फोर्स प्लानिंग बताया था ना अभी आपने। वर्क फोर्स प्लानिंग क्या होता है? हाँ मुझे स्टेप्स बताइए रिक्रूटमेंट का जो मैंने अभी बोला हाँ देखो, उसका। वर्क फोर्स प्लानिंग ये होता है जो भी बिजनेस, जो भी हमारे ऊपर के लेवल सीनियर होते हैं, वो हमें ना कोई भी वैकेंसी देते हैं। ठीक है, सपोज करो उन्होंने हमें एक मैनेजर की दे दी, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर की वैकेंसी, तो अब उसे कब तक फिल करनी है। ठीक है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, रीजनल है मतलब कौन सी स्टेट में चाहिए। ठीक ठीक है। है आगे। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब एनालिसिस। फिर हम उस जॉब को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जेडी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें जेडी में जो वो जैसे जो भी उन्होंने हमें डिटेल दी है वो पूरा फिल करते हैं, जैसे लैंग्वेज, सैलरी, एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है। ठीक है। थर्ड हाँ थर्ड स्टेप। फिर होता है सोर्सिंग जॉब पोस्टिंग। ठीक है, सोर्सिंग जॉब पोस्टिंग में जैसे कि लिंक्डइन हो गया। ठीक है, और अपना जॉब पे भी पोस्ट हो जाती है, बहुत सारे पोस्ट पोर्टल हो जाते हैं। ठीक है, फ्री वाले भी और पेड वाले भी। ठीक है, और इसमें दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल में तो हम किसी को प्रमोट भी कर सकते हैं, इंटरनल में सॉरी, और किसी का रेफरल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जॉब पोस्टिंग वगैरह हो जो भी हो गई। ठीक है, लिंक्डइन, ये सोशल मीडिया, ये हो गई एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, रिज्यूम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट मतलब इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल कराने के बाद उसकी ऑनबोर्डिंग होती है। ठीक है, उसके सॉरी डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद ठीक है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं उसके। ठीक है, डोर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑफर लेटर जो भी है वो लेते हैं। फिर सैलरी निगोशिएबल होती है उसकी। ठीक है, सैलरी निगोशिएट होती है, और ऑफर लेटर भेजने से पहले हम जैसे कि सपोज करो किसी का 3 महीने का नोटिस पीरियड है या 1 महीने का नोटिस पीरियड है, तो उसे थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेते हैं। अगर वो इमीडिएट ज्वाइन कर ले तो वेल एंड गुड है।
ठीक है। फिर उसकी प्री ऑनबोर्डिंग होती है। फिर ऑनबोर्डिंग में जैसे कि वेलकम मेल सेंड करना और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आ जाता है तो वही डॉक्यूमेंट्स उससे सबमिट कराना। ठीक है, ये अभी अब वो क्लियर हो गया। हाँ जी। ऐसे ही जवाब देना है जब कोई पूछे तो। अभी मैं आपको एक ऑफर लेटर का एग्जांपल देती हूँ, कैसा दिखता है ऑफर लेटर। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। ऑफर लेटर बनाया होगा आपने पहले भी कभी बहुत। नहीं, मैंने ये वर्क कभी किया ही नहीं। हम्म, ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको ऑफर लेटर दिखाती हूँ कि ऑफर लेटर्स कैसे दिखते हैं। हम्म, ये देखो, ये एक है। नहीं, ये अपॉइंटमेंट है, ठीक है। सपोज करो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नाम डालोगे, ये सब डालोगे, डेट डालोगे, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखोगे। फिर मेन चीजें क्या क्या होनी चाहिए? पोजीशन, किस पोजीशन के लिए हायर किया आपने उनको, स्टार्ट डेट, कब से वो ज्वाइन करेंगे, मोड, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, लोकेशन क्या है, कॉम्पनसेशन डालोगे, वर्किंग डेज मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे क्या है वो डालोगे। फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डलती है ऑफर लेटर में। प्रोबेशन पीरियड पे डालते हैं बंदे को। इसका देखो, जैसे 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है जिसमें हम एम्प्लॉय को टेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड में बहुत सारी चीजें नहीं दी जाती, जैसे लीव्स जो होते हैं वो सब बहुत ज्यादा नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। फिर ये सब डालते हैं, ये सब फॉर्मेट होता है। ये आपको मैं भेज दूंगी एक दो सैंपल ऑफर लेटर का, ताकि आपको पता रहेगी ऑफर लेटर कैसे बनता है। फिर जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, कई बार मैं भी साइन करती थी इसमें। जो हमारे मतलब जो मालिक थे उन्होंने साइन करा था, ठीक है। अभी फिर देखो, जो सीटीसी हमने बनाई, जो हमने यहाँ पे लिखा, उसका हमको डिटेल वर्जन डालना पड़ता है ऑफर लेटर में। जैसे एग्जांपल इसमें देखो कोई पीएफ वीएफ रिडक्शन नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि 15 लोग से कम होते हैं। अगर 20 लोग से कम होते हैं तो पीएफ रिड्यूस नहीं होता। इस कंपनी में 20 लोग से कम थे, बुटीक कंसल्टिंग, तो हम पीएफ नहीं लगाया था किसी का, तो पीएफ रिडक्शन नहीं होता था। जितनी भी सैलरी होती थी वो सारा का सारा लोगों को मिल जाता था विदाउट एनी डिडक्शंस। तो ये एकदम बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है, एकदम बेसिक, ठीक है। पर्सनल अलाउंस हमने इसलिए डाला था क्योंकि ये थोड़ा घूमने वाला काम था जी। बहुत इसमें ट्रैवलिंग होता था, इसलिए 15,000 का पर्सनल अलाउंस हमने डाल रखा था। बेसिक पे, अदर अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ये चीजें इसको मिलती थी। 55,000 रुपए इसको मिलते थे, ठीक है। उसको हमने तोड़ा। बेसिक पे में अदर अलाउंस, ये देखो आपको सैलरी वाले में भी आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से ऑफर लेटर बनता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ऑफर लेटर में, नोट करो कि क्या क्या होना चाहिए। ऑफर लेटर में पोजीशन होना चाहिए, ऑफर लेटर में स्टार्ट डेट होना चाहिए, तब से वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसको कहते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए मेंशन्ड, कहाँ पे वो ज्वाइन करेगा वो होना चाहिए, उसका कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा उसको वो होना चाहिए। ये सारी चीजें ऑफर लेटर में होनी चाहिए। क्या काम उसने करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लेनी है वो होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड में कितने प्रोबेशन पीरियड के लिए रहेगा वो होना चाहिए। अगर वो छोड़ता है, हमने निकाला उसको, या वो खुद से रिजाइन करके जाता है, नोटिस पीरियड होनी चाहिए।
कितने दिन का नोटिस पीरियड उसको सर्व करना पड़ेगा। जैसे अगर 1 वीक का इसको दिया था नोटिस पीरियड, अगर ये प्रोबेशन में छोड़ता है तो 1 वीक का नोटिस पीरियड इसको लगेगा। जी समझ गए आप? ठीक ठीक। तो ये सारी ऑफर लेटर में होनी चाहिए। लिख लिया? हाँ पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन है, फिर स्टार्ट डेट हो गई, फिर क्या होता था? कॉम्पेंसेशन। कंपनसेशन। ठीक है, जी ये सारी चीजें होनी चाहिए ऑफर लेटर में। मैं आपको भेज देती हूँ ये सैंपल, ताकि आपको आप रेफर कर पाओ। इसको भेजना मत, क्योंकि ये नहीं। रियल है। कंपनसेशन हुआ, नोटिस पीरियड हुआ, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लिया? जी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा स्टार्ट डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक ही हो जाएगा ना? हाँ, स्टार्ट डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम थी। ठीक। नोटिस पीरियड लिख लिया, कितना सर्व करेगा? प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए। जी प्रोबेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए लिखी हुई, मेंशन्ड। डेजिग्नेशन वो लिख लिया। ठीक है, आपको मैंने भेज दिया, आप रेफर कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अभी चलो, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है बहुत। जब आप हाई पोजीशन के लिए इंटरव्यूज दोगे तो लोग इसके बारे में आपसे पूछेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे ये नहीं पूछा जाता। ये एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और कैंडिडेट एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी की तरफ से थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। आप सपोज करो उसको कांटेक्ट कर रहे हो, तो वो आपके बारे में कुछ ना कुछ परसेप्शन बनाएगा अपने माइंड में, और आप रिप्रेजेंट करोगे अपनी कंपनी को एज एन एचआर। समझ गए आप? जैसे आप अगर अच्छे से बात करोगे उससे, तो वो परसेप्शन बनेगा कि यार ये कंपनी शायद अच्छी हो सकती है। अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो परसेप्शन बनाएगा कि भाई ये कंपनी बेकार है। तो वो ब्रांडिंग इसी को कहते हैं। Human resources are the first people who come in contact with a candidate. इसमें हमें अपना प्रोफेशनलिज्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। For example, अब कैसे बनाओगे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग? एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का मतलब समझ गए? एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या है, कि परसेप्शन क्या है भाई मेरे कंपनी का बाहर मार्केट में, इंडस्ट्री में। ठीक। ये है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ठीक है, अभी उसको पाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मार्केटिंग वाली टीम खूब मार्केटिंग करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंसकार्ट की बात करूं, जो भी चल रहा है, तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कितना खराब हुआ पड़ा है ना। अभी मैं अगर किसी का भी बात कर लूं, बोट का बात कर लूं, ठीक है, बोट को आप पता है कि बोट क्या है, बोट कैसी कंपनी है, बोट क्या करती है, सब आपको मालूम है ना। अभी बोट, अभी वो ईयरफोन्स बना रही है, जो कर रही है, उसने मार्केटिंग करी, इसलिए लोगों को पता है कि बोट क्या है। उसी को कहते हैं एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने अपनी ब्रांडिंग करी, मार्केटिंग करी, तो लोगों को मालूम चलता है कि वो क्या कंपनी है, कैसी कंपनी है, क्या करती है ना। अच्छा, अब अगर आप जाओगे ग्लास डोर पे, ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट होता है, गए होगा अभी ग्लास डोर पे? नहीं, मैं गया नहीं। ये एक वेबसाइट होती है जिसमें आपको पता चलता है, लोग जो एम्प्लॉइज होते हैं ना कंपनी के, वो डालते हैं फीडबैक कि कंपनी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग कंपनी के लोग अलग अलग चीजें डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ग्लास डोर पे जाऊँ, और मैं देखते हैं, अगर मैं सर्च करती हूँ किसी कंपनी के बारे में, तो क्या फीडबैक आता है मुझे, क्योंकि आपने मार्केटिंग कर दी, लेकिन कंपनी का कंसेप्ट कैसा है ये कैसे पता चलेगा आपको? अरे यार, तो ये आपको कैसे पता चलना है? ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको कोई कंपनी का एम्प्लॉय बताए। उसी तरीके से जब एचआर फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करता है किसी भी कैंडिडेट को, तो परसेप्शन बनती है कंपनी की। ठीक है, कंपनी की परसेप्शन बनती है। अगर सपोज करो आप बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हो एम्प्लॉय के साथ,
तो वो क्या सोचेगा, यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये सोचेगा ना। जी अगर आप सही तरीके से बात करो तो उसके मन में आएगा कि हाँ हाँ सही है। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। हमेशा जी कैंडिडेट को इन्फॉर्म करते रखो हर स्टेज में, एकदम प्रॉपर। बहुत बार देखोगे आप एचआर फोन पिक करना छोड़ देते हैं, हाँ जी तो वो गलत तरीका है। आपको बताना पड़ेगा, इवन इफ द एम्प्लॉय इज रिजेक्टेड, इवन इफ द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड, स्टिल यू जी नीड टू कम्युनिकेट विद देम हाँ कि जी भाई तेरा नहीं हुआ। अगर वो 4 बार 10 बार 50 बार कॉल किए जा रहे हैं, जी तो आपका पता है कि आप उसको एक लाइन बोल दो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप हाँ दूसरी जी जॉब ढूंढो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि हम एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को बढ़ाएं। दूसरा तरीका होता है फीडबैक लूप्स। बहुत बार जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अपडेट देते रहना बहुत जरूरी है। अगर 3-4 इंटरव्यू राउंड्स हो रहे जी हैं तो हर इंटरव्यू राउंड के बाद एक एक बार आपको अपडेट देना पड़ेगा जी उसको, 4 आवर्स, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, अगला राउंड कब होगा, कैसे होगा, ताकि वो भी अपना टाइमलाइन सेट कर पाए, हाँ जी वो भी अपने हिसाब से अपना टाइम निकाल पाए। आप ऐसे अचानक से उसको नहीं बोल सकते चलो 10 मिनट के बाद तुम्हारी इंटरव्यू है, अभी जी वो जी कहीं और कंपनी में जी काम कर रहा हो, नहीं दे पाएगा ना। जी तो हो सकता है आप भी मिस कर जाओ अच्छे कैंडिडेट्स से। हाँ जी तो इसीलिए हमेशा प्रॉपर फीडबैक मेंटेन करना बहुत जरूरी है कैंडिडेट के साथ। और कंपनी का कल्चर अच्छा है वो आपको दिखाना जरूरी है। जी कैसे करोगे, ये ब्रांडिंग का पार्ट हो जाता है। ये जैसे लिंक्डइन पे करते हैं लोग, पोस्ट जी करना, अगर फन फ्राइडेज हो रहे तो वो पोस्ट कर रहे जी हैं, वर्कफोर्स में कैसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो आप पोस्ट कर रहे हो लिंक्डइन पे, वैल्यू सिस्टम जी क्या है, विजन क्या है कंपनी का, आप वो सब पोस्ट कर रहे हो, टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हो जी कि हाँ यहाँ काम करके अच्छा होता है। उसी तरीके से एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का ही तरीका होता है ग्लासडोर। और मुझे ठीक देखने दो ये आया इसका नहीं है, जो जिससे हमें पता चलता है नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो ये होती है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, समझ गए ठीक आप। ठीक ठीक ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, तब तक ये खुलेगा फिर हम देख लेंगे क्या होता है। देखो ये एग्जांपल्स देखो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का, जैसे अमेज़न, गूगल, ठीक है, ये हाँ सब जी क्या करता है, वर्क प्लेसेस दिखाता है। जैसे अमेज़न एम्फसाइजेस कस्टमर ऑब्सेशन एंड इनोवेशन इन हायरिंग नैरेटिव्स। गूगल क्या कहता है, क्रिएटिव वर्क प्लेसेस बनाते हैं। जैसे गूगल में आप देखना खाना पीना तीनों टाइम का, चारों टाइम का गूगल में मिलता हाँ जी है ना। इन्फोसिस क्या करता है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भेज देते हैं बाहर अपने लोगों को। जी 2 साल आप अच्छा काम करो, आपने अच्छी स्कोरिंग कर ली, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छा हो गया, हाँ जी तो आपका बॉस जो है वो आपको रेफर कर देता है कि हाँ ठीक है ऑफ साइट पे चले जाओ, प्रोजेक्ट कर लो यूएस में, यूके में, लंदन में, जी कहीं पे भी। ये क्या है, ये ब्रांडिंग का एग्जाम्पल है। तो जी हमें पता रहता है अगर हम टीसीएस में जाते हैं या इन्फोसिस में जाते हैं तो हो सकता है ना बाहर जाने का चांस मिले। अगर हम गूगल में काम करते हैं तो गूगल का वर्क कल्चर इतना अच्छा है कि हमें तो हर टाइम का खाना मिलेगा, वो भी अच्छा बड़ा बड़ा खाना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मतलब फिर कॉन्टिनेंटल, जापानीज क्विजीन, जी चाइनीज क्विजीन, सब तरीके का क्विजीन्स मिलेगा। तो ये क्या है, ये ब्रांड क्रिएट करने का एक तरीका है, जी समझ गए। देखो ये क्या लिखा है, एवरी कैंडिडेट इंटरेक्शन इज अ ब्रांड टच पॉइंट, इवन दोज नॉट हायर्ड बिकम पोटेंशियल कस्टमर्स, पार्टनर्स एंड फ्यूचर एप्लीकेंट्स, एक्सेप्शनल कैंडिडेट एक्सपीरियंस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई नए कैंडिडेट से बात कर रहे हो ना, जी अगर वो सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है या उसको लग रहा है, तो आपसे बात करके उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर मैं काम करूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जी मुझे तो ये मोटा मोटा स्लाइड का यही कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी कैंडिडेट से रेफरेंस ले रहे हो या कैंडिडेट हाँ से जी बात कर रहे हो, इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हो, तो आपको हमेशा उसको फीडबैक देते रहना है। टाइम से ना कम्युनिकेशन हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है, जी उसको गोस्ट नहीं करना कि वो 50 कॉल कर रहा है दिन का ये पूछने के लिए कि मेरा हुआ कि नहीं, जी और अब उसको ब्लॉक पे मार दिए, ठीक ठीक वो गलत इंप्रेशन जाता है कंपनी जी पे। जी ठीक है, देखना आप लिंक्डइन पे बहुत बार ऐसा होता है, आपको देखना कि लोग डाल देते हैं लिंक्डइन पे कि यार ये कंपनी इतनी खराब थी, मैं यहाँ से यहाँ आया, इतना दूर से आया और इसने मुझे फीडबैक तक नहीं दिया। तो वो जी अपने को नहीं करना, कंपनी नहीं, वैसा इंप्रेशन नहीं डालना जी लोगों पे। मेरे पास ना मेल्स आते थे ना, तो मैं मेल्स पे भी डालती थी कि भाई यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। अगर आपके पास टाइम है तो आप डाल दो, हाँ अगर आपके पास टाइम नहीं है बट जो बंदा कॉल कर रहा है सामने से जी उसका आप कॉल पिकअप, ठीक है।
हाँ ओके, बताना चाहिए। हाँ जी, अब आता है रिक्रूटमेंट मैट्रिसेस एंड एनालिटिक्स। ये हमने पहले भी करा हुआ है, जी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम टू हायर, पता है आपको क्या होता है? जी टाइम टू हायर एवरेज डेज फ्रॉम जॉब पोस्टिंग टू ऑफर एक्सेप्टेंस विद एन इंडस्ट्री बेंचमार्क्स 23 to 45 डेज। ये 23 to 45 डेज एवरेज है, ठीक है? अगर इतने दिन में हो रहा है तो मतलब आप एफिशिएंट हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा फिर से, वो ये एवरेज है, हाँ ये एवरेज है। कुछ स्किल सेट्स के लिए, कुछ रोल्स के लिए 1-2 दिन में भी पूरी हो सकती है, कुछ जी। के लिए 3-3 महीने लग जाते हैं। बट एवरेज अक्रॉस इंडस्ट्री टाइम टू हायर 23 दिन के अंदर अंदर हो जाना जी चाहिए, जब से जॉब पोस्टिंग हुई है और वो बंदा आ गया आपके पास। जी समझ गए? कॉस्ट पर हायर मैंने आपको बताया था कि हर जितने भी आप बार हायरिंग करोगे, अगर लिंक्डइन से कर रहे हो जी और आपने पैसे दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, naukri.com से कर रहे हो, जी तो उस केस में कॉस्ट टू हायर पड़ता है हर कैंडिडेट का। जी फ्री मेथड होता है, एम्प्लॉय रेफरल्स के थ्रू अगर आपने करा लिया तो कुछ पैसे एम्प्लॉय जी को देने पड़ते हैं, या फिर आपने अंदर के एम्प्लॉय को बढ़ा दिया जी तो उसमें कॉस्ट टू हायर कम हो गया, या फिर आपने लिंक्डइन पोस्ट किया, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिखाया था, उससे अगर लोग आते हैं तो कॉस्ट टू हायर मेरा जीरो है। कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो भी मेरा कॉस्ट टू हायर जीरो है। जी लेकिन अगर हम लिंक्डइन से कर रहे हैं, naukri.com से कर रहे हैं, तो फिर उसमें मेरा कॉस्ट टू हायर बढ़ जाता है, जी ठीक है? तो वो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इस रोल के लिए मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करके अगर डाल देता हूँ, मेरे अगर 3000, 4000, 5000 फॉलोअर्स हैं जी लिंक्डइन पे, तो मैं क्या अगर वो डालता हूँ तो वहां से मुझे मिल जाएंगे अच्छे रिज्यूमेस, तो मैं इंटरव्यू करने पर आके उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी तो ये स्ट्रैटेजी आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी और ये रोल टू रोल डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग के बंदे तो ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना? जी तो ये नॉर्मल बंदे हैं, अगर इनको आपको हायर करना है तो आप आराम से इनको हायर कर सकते हो, जी। राइट? उसी तरीके से अगर कोई बहुत टेक्निकल चीज है, जैसे जिसमें लिटरली बहुत टेक्निकल, डॉकर चाहिए, जीनेट चाहिए, एआई चाहिए, जनरेटिव एआई चाहिए, हाँ जी तो हो सकता है आपको naukri.com का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। हाँ जी और अगर 50,000 3 महीने में naukri.com पे आप दे रहे हो सब्सक्रिप्शन में, तो आप देख लो आपको बंदे हायर करने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है। हाँ जी। और अगर आप एक बंदा हायर कर रहे हो 3 महीने में, तो सोच लो वो एक बंदा 50,000 सिर्फ उसका हायरिंग कॉस्ट है। हाँ तो जी ये होता है कॉस्ट पर हायर। समझ गए आप? जी मैम फिर होता है क्वालिटी ऑफ हायर। ये समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ, मतलब कैसे लोग हमने हायर किए हैं। अभी ये कैसे पता चलेगा? जब उसका परफॉर्मेंस रेटिंग होगा, ठीक है? जब उसका मैनेजर उसको रेटिंग देगा, जी जब उसको ढंग का मिलेगा तो पता चलेगा कि हाँ सही है, सही लड़का हायर किया, सही बंदा हायर किया, ठीक है? फिर देखो रिटेंशन रेट्स मेजर्ड थ्रू परफॉर्मेंस रेटिंग, जो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बोला रिटेंशन रेट। जी जी रिटेंशन मतलब कि कितने दिन तक वो आदमी हमारे कंपनी में है काम कर रहा है, जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 महीने में छोड़ के चला गया। तो ये होता है quality of hire. फिर attrition rate of new hires, percentage of new employees leaving within the जी। first 12 months with a target typically under 15% and indicates effectiveness of onboarding and cultural integration. देखो 12 महीने के अंदर अंदर, अगर सपोज करो जनवरी 1 को मैंने एक लड़का जी। हायर किया है, तो वो 12 महीने को पहले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ जी अगर वो जा रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है कंपनी में, ठीक 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 है? तो ये हमारा मैट्रिसेस है। मेजरली इंपॉर्टेंट होता है टाइम टू हायर, कॉस्ट टू हायर, एट्रिशन रेट। ये आपको याद होना चाहिए। एनालिटिक्स डैशबोर्ड बेनिफिट्स, ट्रैकिंग दीस क्रिटिकल रिक्रूटमेंट metrics through a dedicated analytical dashboard helps organizations optimize their hiring process, identify bottlenecks in talent pipeline and demonstrate a clear return on investment to leadership. ये पूरा डेटा पे काम होगा। ठीक ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, मुझे नहीं लगता आप अभी ये पढ़ पाओगे, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब अभी एनालिटिक्स की जगह पे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? तो जब अच्छा तक एक बार आपको थ्योरी मुझे क्लियर, हाँ एक बार मुझे ये बताना एट्रिशन रेट तो ये हो गया 12 महीने कम से कम वो जॉब पे होना चाहिए ठीक है हाँ और ये क्या था 15% 15% जो होता है ना, जैसे आपने सपोज करो ये 15% मैं कहाँ से लेकर आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आपने हायर जी। किए साल के पहले दिन, हाँ जी। पहले महीने,
तो वो 12 महीने से पहले वो 100 लोग में से 85 लोग अगर चले गए, मतलब 85 लोग रहने चाहिए, अच्छा ठीक ठीक 15 लोग अगर चले गए जी। तो भी ठीक है, तो वो 15% होना चाहिए। ठीक है। अच्छा 15% ही ज़्यादा छोड़नी चाहिए बस। 15% मैं बोल रही हूँ, आप डिवाइड करो ना, मैथ्स करो। जी अगर मैंने 100 लोग हायर किया जी। है और उनमें से 85, 100 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आता है? 15। हाँ, तो मेरा इतना 15% तक मेरे को चलेगा। ठीक अगर ठीक। वो 100 लोग में से 15 लोग जा रहे हैं एक साल के अंदर हाँ जी अंदर, हाँ जी तो भी मेरा चलेगा। जी। लेकिन ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक 15% के अंदर ही होना चाहिए। ठीक। समझ गए? उसी जी। तरीके से अगर मैं 1000 लोगों को हायर कर रही हूँ तो उसका 15% कितना होगा? 150। तो 150 लोग अगर मेरे साल के एंड में चले जा रहे हैं एक साल हाँ में, जी तो मेरे को चलेगा। लेकिन अगर 150 से ज्यादा जा रहे हैं तो फिर जी। वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक 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 है, तो ये होता है 15%। ठीक ठीक ओके। समझ गए आप? तो ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं क्लियर है तो। ओके जी, फिर आगे बढ़ते हैं। एनालिटिक्स और डैशबोर्ड ये बाद में देखेंगे जब, आई थिंक, वैसे ये अभी देखो, ये होता क्या है ना कि जब अपन ये सब को ट्रैक करते हैं ना तो डैशबोर्ड्स बनाते हैं पीपीटी जी के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, ताकि हम लीडरशिप को दिखा पाए जी कि जी देखिए हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। जी हमारा जो टाइम हायर है लोगों का वो 23 से 45 डेज के बीच में आ रहा है। जी हमारा जो कॉस्ट पर हायर है वो भी कम है जी ना? रेट ऑफ हायर भी ठीक है, एट्रिशन रेट भी 15% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। जी ठीक है, पूरा पीपीटी बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको पीपीटी बना के, डैशबोर्ड बना के उसको सीईओज को प्रेजेंट किया जाता है मीटिंग में, जब बिजनेस मीटिंग्स होती है। जी समझ गए आप? जी तो ये होता है एनालिटिक्स डैशबोर्ड बेनिफिट। ठीक है, ये तो केस स्टडी है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देती हूँ कि देखो टीसीएस करता है कैंपस रिक्रूटमेट ड्राइव। आपको जी। मालूम होगा 3.5 लाख रुपए में उठाता है बहुत सारे बच्चों को, हाँ जी जी 50-50 उठा लेता है किसी भी रैंडम कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बस सबको उठा लेता है कोडिंग करने के लिए, क्योंकि जी बेसिक कोडिंग होनी चाहिए, बेसिक कोडिंग करते हैं। जी तो टीसीएस का क्या हुआ था कि उन्होंने हायर किया 40,000 प्लस फ्रेश ग्रेजुएट्स हाँ जी अक्रॉस मल्टीपल कैंपसेस। जैसे मैंने बोला कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत करता है टीसीएस। अच्छा ठीक है, और maintaining quality standards and positive candidate experience during a high volume recruitment drive। तो इसको करने के लिए वो क्या क्या करता है और बताओ? सबसे पहले तो वो क्या करता है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, मल्टी टीयर असेसमेंट प्रोसेस। मल्टी टीयर असेसमेंट प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट कराता है। जी अलग अलग होते थे, मैंने बताया था कि किसी बार टेस्ट कराते हैं, कई बार केस स्टडीज जी देखते हैं, कई बार कुछ टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो टीसीएस कैसे कैंपस रिक्रूटमेंट करता है? स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉलो करके, जिसमें वो पहले ऑनलाइन टेस्ट देता है, जी फिर जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में क्लियर कर लेते हैं उनका फिर वो टेक्निकल इंटरव्यू लेता है, फिर वो एचआर राउंड लेता है। ठीक ठीक तरीके से वो क्वालिटी मेंटेन कर पाता है अपने कैंडिडेट्स का। उसने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया पूरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। ठीक है, ताकि बिल्कुल फेयर हो। जैसे मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको बताया था फीडबैक फॉर्म देना होता है, सबको भरना होता है, जिसमें टेक्निकल स्किल्स कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे पॉइंटर्स देते जी हैं, मार्क्स देते हैं उनको, है ना? उनका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसा है, क्रिएटिविटी कैसी है, इस पे हम नंबर देते हैं। तो जी जितने भी पैनल में लोग बैठे रहते हैं, सब हर एम्प्लॉय, हर कैंडिडेट को नंबर्स देते हैं। तो उससे क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज हो गया तरीका, है ना? कुछ वर्बली नहीं होगा, कुछ ऐसा फेयर सिस्टम होगा, है ना? कोई बायस नहीं होगा, राइट? जी तो इस तरीके से टीसीएस स्टैंडर्डाइज करते हैं सारे तरीके को। फिर क्या, रियल टाइम कैंडिडेट ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब इमीडिएट अपडेट देता है कम्युनिकेशन। जी इमीडिएट अपडेट, जैसे अगर तुम्हारा हुआ तो अभी फटाफट बता देगा कि तुम्हारा हो गया, जी तुम्हारा नहीं हुआ, अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया तो तुमको फटाफट बता देगा कि तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ठीक ठीक और
डेडिकेटेड कैंपस रिलेशनशिप मैनेजर्स। इसका मतलब ने फॉस्टर किया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और देखो जैसे मैं भी जब कैंपस ड्राइव करती थी जी तो उसमें क्या करती थी, एक बंदा होगा जो आपसे हमेशा बात करता रहेगा, जी क्योंकि उसी को आप जाओगे ना, वही आपको देगा टाइम, वही आपके स्टूडेंट्स को जी बताएगा कि ये कंपनी आ रही है, वही आपके स्टूडेंट्स को ला के देगा, जी। ठीक है, वही इंटरव्यू शेड्यूल कराता है कई कई बार, है ना। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, वो एक स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो जो होता है ये तो कंपनी का एक पर्सन होगा ना, जैसे कि कोई एचओडी हो या कोई हो ना। कंपनी का नहीं, यूनिवर्सिटी का हाँ ना। हाँ सॉरी, यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज या फिर। एचओडी नहीं, कई कई बार यूनिवर्सिटीज में एक स्पेशल कैंपस के लिए मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं डेजिग्नेटेड, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो डेजिग्नेटेड कैंपस ऑफिसर्स से बात किया जाता है, जरूरी नहीं कि वो एचओडी ही हो, ठीक। ठीक है। तो अभी जैसे कैंपस में वो डिपेंड करता है, जैसे टीयर 1 कॉलेज जैसे सिम्बायोसिस वगैरह में जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनमें से ही कुछ बच्चे आपस में ग्रुप बना के हाँ जी। कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज को इनवाइट करते हैं। ठीक ठीक तो कई कई बार वो बच्चे भी हो सकते हैं वो प्लेसमेंट ऑफिसर्स, ठीक ठीक। कई कई बार टीचर्स होते हैं, कई कई बार फैकल्टीज होते हैं, कई कई बार कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम ही है बस कैंपस जी रिक्रूटमेंट कराने का। तो आप उनसे बात करोगे तो आप कैंपस में उनको रिक्रूटमेंट कर पाओगे, समझ गए। जी देखो ये सारे अप्रोच जब इसने फॉलो किया तो क्या हुआ, 40,000 प्लस हायरिंग कंप्लीट हुई 6 महीने के अंदर। कैंपस रिक्रूटमेंट करा, प्रॉपर जी स्ट्रीमलाइन किया, बल्क में लोगों को उठाया, हाँ जी। 40,000 से ज्यादा हायरिंग इन लोगों ने कंप्लीट कर दी। 6 मंथ में और ना। ऑफर एक्सेप्टेंस रेट कितना हुआ, 92%। जी ऑफर एक्सेप्टेंस मतलब कि भाई मैंने अगर आपको ऑफर किया तो आप ऑफर वो एक्सेप्ट कर भी रहे हो या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपने सबको ऑफर किया तो सबने ऑफर एक्सेप्ट करना ही करना हाँ जी है। हाँ जी लेकिन देखो कितना अच्छा परसेंटेज है, 92%, हाँ जी ठीक है। और टाइम टू हायर भी कम होगा, क्योंकि हाँ देखो जी फटाफट हो गया, 3 दिन में तो कैंपस हायरिंग हो जाएगी, एक दिन में कैंपस हायरिंग है। अब सुबह जाओ, टेस्ट कराओ, 2 घंटे में टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, जी फिर जितने लोग हुए उनका इंटरव्यू लो, एक दिन में पूरा कैंपस हायरिंग खत्म, अगले दिन सबको जॉब ऑफर भेज दो, जी हो गया खत्म। 2 दिन में, 2-3 दिन में हो गया पूरा हायरिंग, जी समझ गए आप। हाँ जी तो ये होता है कैंपस हायरिंग के बेनिफिट, फटाफट होता है ये, हाँ ये समझ सब गए। तो। कोई क्वेश्चन है? हाँ मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, इसमें बोलिए। था क्या था, स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बता दो मुझे। स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में प्रॉपर फीडबैक फॉर्म्स के थ्रू, प्रॉपर रेटिंग के थ्रू कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, टेक्निकल स्किल्स कल ही बताया था, ठीक हाँ जी ये वाला, ये इवैल्यूएशन मैट्रिसेस, ये वाले जी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हाँ स्कोर, जी कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स, जी है ना। तो कल्चर फिट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्रोच एंड क्रिएटिविटी, वो प्रॉपर होता है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरव्यू नहीं कराएंगे, सबसे जी पहले हम टेस्ट लेंगे, जी टेस्ट लेने के बाद फिर हम इंटरव्यू कराएंगे, फिर वो सब का स्कोरिंग करेंगे, फिर हम जी देखेंगे सबसे बेस्ट कौन है, फिर हमने उसको इवैल्यूएट करके उसको सेलेक्ट करना है। ठीक 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 ये जो इवैल्यूएट करने का तरीका होता है ना कैंडिडेट्स हाँ को, जी भाई बंदा कैसा है, वो हमने पूरा मतलब टीसीएस ने पूरा का पूरा रिटन कर दिया, जी पूरा स्कोरिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक ठीक और हर जगह सेम फॉलो होता था। ऐसा नहीं है कि एक कैंपस में जा रहे हैं तो कुछ और प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, हाँ जी हाँ जी ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सिम्बायोसिस जा रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं, कोई और मेथड फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सेम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखा गया, सेम टेस्ट रखे गए, सेम सब कुछ रखा गया, सेम तरीके से स्कोरिंग हुई, तब जी इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि सेम है ना, स्टैंडर्ड है, एक ही तरीके से नहीं। जैसे आप अगर डोमिनोज चले जाओगे तो आपको हर जगह सेम प्रोसीजर मिलेगा काम हाँ करने जी का, है ना, उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक उससे कॉस्ट होता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी जाती है
कि पहले डो सनेगा तो ऐसे लगेगा, उसमें आटा हाँ लगना है जी, तो इतना लगना है, मैदा इतना लगना है, हाँ जी, पिज्जा की सीजनिंग इतनी लगनी है, उसमें सॉसेस इतने डालने हैं, ठीक है। जी, वो पूरा क्लियर रहता है, वो पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन है, तो प्रोटोकॉल रहता है, उसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जी, तो उसी तरीके से उन लोगों ने भी पूरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को स्टैंडर्डाइज कर दिया स्कोरिंग के माध्यम से। सेम, सब कुछ सेम अक्रॉस कैंपसेस। समझ गया? जी मैम। ठीक है। तो ये तो एक्टिविटी है। फिर से आगे ये एक्टिविटी होमवर्क ही है, अभी आप करके लाओ लाओ आप इसको। मुझे कल के लिए बता दो मैं क्या क्या करूँ। एक तो हाँ, वही था, तो देखो, आपने बताया था, ये तो रिक्रूटमेंट फ्लो चार्ट बनाना है, एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या बोला था वो कल वाला, आप मुझे एक बार दोबारा बता दो। रिक्रूटमेंट चार्ट एक तो बनानी है आपको, मैंने फिर से आपको भी पढ़ाया, पहले हाँ हाँ रिक्रूटमेंट हाँ, चार्ट बनाना प्रॉपर। उसके बाद आप ये वाला ग्रुप डिस्कशन कर लो, जिसमें आपको देखो रिक्रूटमेंट प्लान बनाना है 10 एग्जीक्यूटिव के लिए ठीक टीयर है। 2 सिटी में, ठीक है। सिनेरियो क्या है, योर कंपनी नीड्स टू हायर 10। अभी ये देखो, ये बिजनेस आया, ये वर्कफोर्स प्लानिंग करोगे आप यहाँ हाँ पे, जी, प्रॉपर हेडिंग डालना वर्कफोर्स प्लानिंग। फिर हेडिंग डालोगे आप, उसका दूसरा जो स्टेप होता है जी, जेडी और जेडी प्रिपरेशन का, तो जी, आप जेडी बनाओ। अभी आप भूल जाओ, वो दूसरा वाला जो मैंने असाइनमेंट दिया वो रहने दो, अभी रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हो तो रिक्रूटमेंट कर लेंगे, वो बाद में कर लेना आप। पहले आप रिक्रूटमेंट करो। जो पहला क्वेश्चन, पहला जो होमवर्क है आपका वो यही है कि पूरा रिक्रूटमेंट का फ्लो चार्ट बनाओ, ऑलरेडी इस पीपीटी में बनी हुई है ठीक है मैं और बनाता हूँ ऑलरेडी आज। शेयर किया था, वो भी आपके पास है। हाँ जी, मुझे वो आप बना के दोगे, ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज ये, पहला तो हो गया फ्लो चार्ट, दूसरी चीज ये वाला करोगे आप, ये जिसमें सेम। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि करना क्या है। देखो, मैनेजमेंट कमेटी ने डिसाइड करा है कि 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करने हैं, ठीक है। हाँ जी, और आपकी कंपनी को 10 एक्सपीरियंस्ड सेल एग्जीक्यूटिव चाहिए जी, टीयर 2 सिटीज में जाने के लिए। टीयर 2 सिटीज में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट होता है 50 लाख से 10 लाख, जी, ठीक है। तो उन सिटीज में जाने के लिए कंपनी नई खुल रही है, तो आपको 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। जी, 3 महीना लगेगा, 3 महीने के अंदर अंदर ये कैंडिडेट्स आ जाने चाहिए। ठीक, और बजट कॉस्ट जो है, टोटल रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है बजट का, वो 2 लाख रुपए है महीने का, ठीक, ठीक है। और टारगेट क्या करेंगे आप, कैंडिडेट्स जिनका 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो B2B सेल्स में, ठीक, ठीक है। अभी आपको क्या क्या लिखना है, अब आप समझ गए, ये आया टॉप मैनेजमेंट से। जी, अब आप इससे वर्कफोर्स प्लानिंग कैसे करोगे, अब इसमें लिखोगे कि क्या सोर्सिंग स्ट्रैटेजी लगाओगे आप टीयर 2 सिटी मार्केट में जाने के लिए। तो कहाँ कहाँ से सोर्सिंग कर सकते हो आप बताओ। हायर आपको करना है 2 से 5 साल के बंदे। अभी ये टीयर 2 सिटी का नाम दे दो, सपोज करो चलो इसका नाम इंदौर दे दो, इंदौर के लिए आपको हायरिंग करनी है, हाँ जी। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि सोर्सिंग कैसे करोगे। तो ये तो सोर्सिंग सेल्स के लिए तो बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, और जॉब मतलब सोशल मीडिया से बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, कर लोगे। हाँ जी, कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग कैसे करोगे। कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग मतलब समझा। कंपनसेशन। कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग होता है कि इंडस्ट्री में लिख लो, कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग जी, एज is basically calculating what the other players in the industry is giving. For example, मेरी कंपनी है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, जी, दूसरी कंपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए क्या देती है, कितना पैसा देती हाँ है, जी, तो कहते हैं कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग। बेसिकली देखना बाहर की तरफ कि दूसरी कंपनीज सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जिसको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ। आपने उसको क्या, कितना पैसा। ये बेसिकली कैलकुलेटिंग ना। हाँ, कैलकुलेटिंग एंड सीइंग
Seeing, evaluating, seeing, evaluating, seeing, comma, evaluating. evaluating. What the other company What the other company is paying is paying for the same role. for the same role. ठीक है, ठीक. फिर इंटरव्यू प्रोसेस करोगे आप कि जी. बताओ अब इसके लिए इंटरव्यू कैसे लोगे, बताओ। देखो तो देखो इंटरव्यू. कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग में आप लिख देना, जैसे जी. अगर मैं आप यहाँ पे देखूँ, मुझे नहीं पता मेरा ग्लास डोर क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि मुझे ओटीपी नहीं आ रहा। जी. चलो मैं जीपीटी से ही पूछ लेती हूँ। देखो जीपीटी से भी आजकल बहुत आसानी से आप पूछ सकते हो कि अभी देखो मैंने आपको सेम बता देती हूँ, ये आपको करना है, ये असाइनमेंट आपको हर हाल में करनी है, ये 2 असाइनमेंट आपको हर हाल में करनी है, वरना फिर हाँ जी. कुछ मतलब नहीं पड़ता पढ़ाने का। देखो क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जिनका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का हो जी. B2B में, B2B मतलब बिजनेस, जी. ठीक है। पढ़ना बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पूछूं कि टेल मी द salary bracket of a sales executive for Indore city who has experience of, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? एक्सपीरियंस बोल रहा था इन्होंने. कितने साल का एक्सपीरियंस बोला था? एक्सपीरियंस लिखा हुआ था उसमें. एक मिनट मैं बोल रहा हूँ. कहाँ गई स्क्रीन. 3 मंथ. स्क्रीन देखा आपने? नहीं, एक मिनट. कहाँ गई. एक्सपीरियंस चाहिए 10. नहीं, एक्सपीरियंस कहाँ गया. 2 लाख तो हो गया. 2.5 साल से एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस टू बिजनेस का. 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस टू बिजनेस सेल्स एक्सपीरियंस. 2.5 साल है, 2 to 5 years है ना, 2 से 5 साल। अच्छा अच्छा. 2 वो अच्छा. मुझे लगा 2.5 है. तो आप लिखो यहाँ पे 2 to 5 years। ये रहा। जी. अच्छा इंदौर. ठीक है, हाँ इंदौर के लिए इतनी सैलरी होनी चाहिए ना. हाँ 2 साल के बंदे इतने में आ जाएंगे आपको। जी. ऑन एन एवरेज मान लो 2.5 लाख। जी. तो अभी देखो अगर आप 2.5 लाख मान रहे हो ऑन एन एवरेज, और अगर मैं कह रही हूँ आपको कि मुझे 10 बंदे चाहिए और मेरा बजट जो है वो 2 लाख का है, जी. तो आप कैलकुलेट करो कि कितने की सैलरी आप एक एक बंदे को दोगे, तो आपका 2 लाख का बजट सफाइज रहेगा। 2 लाख एक बंदे को चाहिए. ठीक है 10. 2 लाख महीने का, तो साल का कितना हुआ? सर 2 लाख महीने का है क्या ये? हाँ अच्छा तो साल का हुआ 24 लाख. 24 नहीं ज़्यादा ही. 12. बताओ। 18 लाख. 2 लाख महीने का है तो साल का कितना हुआ ये? 24 लाख. हाँ जी, हाँ ठीक जी. है। हाँ जी. अभी इसने क्या बोला मेरे को कि अगर 2 साल के एक्सपीरियंस के बंदों को मैं उठाती हूँ तो 1.5 लाख से 5 लाख का मुझे सैलरी मतलब रहती है उनकी। हाँ जी. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 2.5 लाख मान के चल लूँ कि हाँ एक जी. बंदे को मैं 2.5 लाख पर annum दे रही हूँ, हाँ जी. मुझे 10 बंदे हायर करने हैं, हाँ जी.
तो कितना हुआ, कितना कितना का बन रहा है मेरा बजट? 2.5 इंटू 10 कितना हुआ? हाँ जी, तो ये तो 5-4 लाख रुपए पर एनम हो गया। आप बोले थे अभी 2 लाख रुपए महीना। तो इसीलिए तो मैंने कन्वर्ट कराया ना आपको, अच्छा आपने तभी तो 10। 12 लाख 24 लाख आया ना। मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई, ये लो लिख दिया मैंने, अच्छा ये लो। 2 लाख टोटल रिक्रूटमेंट बजट है पर मंथ। अच्छा अगर दो। ये पर मंथ है तो पर ईयर कितना आएगा? अच्छा ठीक। पर मंथ अगर 2 लाख है तो पर ईयर का बजट मेरे पास कितने का है? 24 लाख का। 24 लाख का बजट है। और यहाँ पे लोग मेरे से कितना पैसा मांग रहे हैं ऑन एन एवरेज? 2.5 लाख मांग रहे हैं। हाँ जी। 2.5 लाख मांग रहे हैं ना। और हाँ। मेरे को 10 बंदे हायर करने हैं वैसे, 2.5 लाख वाले। हाँ जी तो ज़्यादा। ठीक है, हाँ जी। तो कितना हुआ मेरा? मेरा बजट में आ रहा है क्या ये? नहीं, वैसे बजट से बाहर है थोड़ा सा। कैलकुलेट करो ना। एक पे पड़ा है। एक पे कितने पड़ा है ये बताओ। ये बंदा मैं कितना। बताऊँ? देखो इसमें ना। अच्छा 2 साल वाले के लिए अब आ रहा है 4 लाख। अरे आप 4 लाख क्यों पकड़ रहे हो यार? मैं बोल रही हूँ 1.5 से 4 लाख के बीच में कहीं से भी कोई भी हो सकता है। वो एवरेज बता रहा है 1.4 टू अच्छा ठीक है, 4 तो लाख 2 लाख के मान तो के आप चलो। 2.5 लाख वालों को लेकर आओ ना। आप 4 लाख वालों को क्यों लेकर आ रहे हो बार बार? हाँ तो 2 लाख वाले को लेके चलते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। 2 लाख में भी आ जाएंगे लोग। हाँ तो वो 24 लाख बैठ जाए फिर 10 बंदे। बैठ जाएगा। तो अब आपको कितने कितने बजट के लोगों को हायर करना पड़ेगा अब आप बताओ? 2 लाख से थोड़ा सा कम। 2 लाख तो पहले तो आप टारगेट उन्हीं लोगों को करोगे जिनका 2 लाख का सैलरी आ रहा है बस। हाँ जी। उनके ऊपर नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपका बजट ही 24 लाख का है। हाँ जी। हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी आ गया समझ में। कैसे करते हैं कैलकुलेशन? हाँ जी कोई मैम। डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, जो भी हमारे को वर्कफोर्स प्लानिंग, इसी को कहते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग। अब समझे कितना इंपॉर्टेंट है ये? हाँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यही करना है कि मेरे को देखो ये जो चीजें बताई गई है ना, ये वर्कफोर्स प्लानिंग, ये सब मेरे को सीईओ ने बोला कि मेरे को इतना इतना लोग ही चाहिए, इतने इतने बजट में ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अब अगर इसके ऊपर नहीं होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं कैलकुलेशन करूंगा सबसे पहले कि भाई 3 महीने में मुझे हायरिंग करनी है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करना डाल देता हूँ, मैं डाल दूंगा। अब जब आप जेडी बनाओगे इसके बाद आप क्या करोगे? आप जेडी बनाओगे, जेडी में आप कितना लिखोगे कॉम्पेंसेशन? हाँ 2 लाख पर annum। बट मेरी एक थोड़ी सी बात में थोड़ा सा एक चीज़ में डाउट हूँ। जो आपने 2 लाख दिया, ठीक है, 2 लाख तो पर एनम का है ना ये। अभी मैंने बोला 2 लाख पर मंथ है ये। ठीक है 2 लाख पर मंथ हो गए तो दो 10 बंदे चाहिए हमें। क्या क्या क्या? 1 मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, इसमें तो 10% चाहिए ना, 10%। नहीं, आप किसके बारे में पूछ रहे हो? बजट जो कंपनी से आया है उसके लिए पूछ रहे हो? नहीं देखो बजट, देखो 24 लाख का बजट है ना, ठीक है, हाँ जो कंपनी ने दिया है। और हाँ हमें चाहिए 10 बंदे। हाँ। ठीक है तो 24 लाख का हो गया, ठीक है। एलपीए का मतलब समझते हो? हाँ लाख पर एनम। पर annum मतलब क्या होता है? वो साल का होता है कि महीने का होता साल का। है? हाँ जी। तो फिर क्या है इसमें प्रॉब्लम है बताइए? देखो आपने। बताइए बताइए। हाँ देखो आप मतलब 10 कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, जिसका पर मंथ 2 लाख रुपए होने चाहिए, मतलब पूरे दो पर दस मंथ कैसे होना चाहिए? 10 कैंडिडेट का बजट है ना, मतलब 2 2 लाख रुपए पर मंथ, ऐसे है ना। हाँ
अच्छा ठीक है। तो अब अगर हम डिवाइड कर ले 2 लाख रुपए, 20,000 रुपये सैलरी है उसकी, हम्म। एक बंदे की 20,000 रुपये सैलरी होगी, ठीक है। हम्म। और बात ठीक है, और उसका साल का होगा 1,40,000, नहीं नहीं ज़्यादा होगा। 20 × 12, 12 दूनी 24, 2,40,000 का बजट हुआ ना एक साल का एक कैंडिडेट का। उधर देखो, हाँ जी। मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे को कंपनी ने 24 लाख का बजट दिया। जी 24 लाख का बजट दिया 1 साल का, जी ठीक है। इसमें मुझे बोला गया कि मेरे को हायर करना है 10 लोग, 10 लोग। ठीक है, हाँ जी। जिनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए 2 से 5 साल की। हाँ जी। अभी मैं कहूंगी कि मुझे 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगी, बेंचमार्किंग करूंगी, कॉम्पेंसेशन बेंचमार्क। ठीक। मुझे पता चला कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग करने के लिए कि जिन लोगों की 2 से 5 साल की एक्सपीरियंस के लोग हैं, उनको मैं 2.5 या 2 लाख दे सकती हूँ, तो वो आ जाएंगे हाँ जी। आराम से, ठीक है। जी तो अब मैं क्या करूंगी, और मुझे चाहिए 10 बंदे, जी। तो कितना हुआ ये? 2 लाख। अगर मैं हर एक बंदे को 2 लाख दे रही हाँ हूँ जी। और मुझे 10 बंदे चाहिए, तो मेरा टोटल कितना कॉस्ट पड़ा? 20 लाख। 20 लाख। हाँ जी। तो ये मेरा बजट कितना था जो मेरे को 24 कंपनी लाख। वालों ने दिया? हाँ, 24 लाख। तो मेरा बजट में फॉल कर रहा है ये, हाँ जी। तो यही तो बता रही हूँ मैं। अच्छा ठीक ठीक। कब आ गया समझ में? आगे समझ में? यस मैम। अगर इसको ये पर एनम के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, ठीक। जी। अब मैं पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। हाँ जी। चलो आपके हिसाब से मैं पर मंथ के लिए भी करती हूँ। 2 लाख रुपए कंपनी का बजट है हर महीने का, हाँ जी। ठीक है, पर मंथ, जी। ठीक है। मुझे पता चला बेंचमार्किंग करके कि 2 लाख में लोग आ जाएंगे, तो 2 जी। लाख को अगर मैं डिवाइड करूंगी 12 से, तो कितना आएगा? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। 2 लाख को 12 से ना। हाँ, 2 लाख को 12 से करोगे तब तो महीने का निकलेगा हाँ ना। 16,000 कुछ 600। चलो मान लो 16,000, हाँ जी। ये पर मंथ है, हाँ जी। ठीक है। और मेरे को कितने बंदे हायर करने हैं? 10। तो मैं क्या करूंगी, 16,000 इंटू इंटू 10। 10, कितना आया? 1,60,000। ठीक है, हाँ जी। 1,60,000। हाँ ये बजट में आ गया।
मेरा बजट कितने का था? 2 लाख का। बजट में आया? हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी मैम। अब इसको पूरा अच्छे से लिख के लाना, पूरा प्रॉपर। ठीक है, श्योर। जीपीटी चलाना आता है? हाँ हाँ। कैसे चलाओगे जीपीटी इसमें, बताओ मुझे। जीपीटी से चाहिए आंसर, खुद से मत लिखने बैठ जाना। ठीक है, मैं चैट जीपीटी पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट मैं थोड़ा बहुत ही कर लेता हूँ। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं करना है अब आज के बाद से। चैट जीपीटी यूज करना ही करना है। हाँ जी। देखो, ये पूरा डालो, हाँ जी। ठीक है? ये पूरा डाल देना कॉपी पेस्ट करके। हाँ जी। ग्रुप डिस्कशन और एंड बोलना, प्लानिंग क्या क्या डाल, कहाँ तक डालना है? पूरा ही डाल दूँ? डालो, दिमाग लगाओ, कहाँ तक डालोगे, पूरा डालो। और जीपीटी को बोल दो कि मेरे लिए क्रिएट कर दो ठीक। प्लान, क्रिएट अ रिक्रूटमेंट प्लान। वो जी। क्रिएट करके तुमको दे देगा और उसको पढ़ लेना और मुझे समझा देना। सिर्फ क्रिएट करने से नहीं होगा, बस पढ़ के समझा देना मुझे। ठीक ठीक मैम। और आगे, ठीक है? जी। ये वाला भी हो गया रिक्रूट, ठीक है? जी। कल असाइनमेंट करके आइए। ठीक ठीक। बिना असाइनमेंट के मैं क्लास नहीं लूंगी कल। हाँ, असाइनमेंट तो वो वाला ही करना है ना, ये रिक्रूटमेंट फ्लो चार्ट बना रहा है ना बस एक। हाँ, और ये भी करना है। ठीक है, और एक चैट जीपीटी ना। चैट जीपीटी असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट वो है जो मैंने दिया है अभी। हाँ हाँ, मतलब चैट जीपीटी से करना है वो। हाँ, ठीक। ये बना के लाओ। ठीक, 2 रह गए, 2 रह गए। जीपीटी यूज करना आना चाहिए, जीपीटी। और मुझे प्रेजेंटेशंस चाहिए। जी। मैं क्लास के एंड तक मेरे को ये जो प्रेजेंटेशन जो बनाए हैं ना, ये मुझे सेम प्रेजेंटेशंस बने हुए मिलने चाहिए। जी मैम। ठीक है, चलो। ठीक है, थैंक यू।